दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम मौर्यकालीन सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो आज हम लोग जो है मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति जो है यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में जो है शूद्रों की स्थिति क्या थी, दासों की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, और उसके बाद जो है और जो है चाणक्य ने इसके बारे में क्या कहा, मेगास्थनीज ने इसके बारे में कहा गया, और जो है यूनानी जो लोग हैं उनका इनके ऊपर क्या मत है। साथ ही साथ हम लोग जो है ना आर्थिक स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे कि जो है ये कृषि की स्थिति, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में कृषि की स्थिति क्या है, व्यापार की स्थिति क्या है, वाणिज्य की स्थिति क्या है, और उसके बाद अलग अलग अधिकारी, टैक्स क्या है, सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो कृपया जो है ध्यान से स्थिर से इस चीज़ को देखने का प्रयास करें। तो मौर्यकालीन जो है, मौर्यकालीन जो समाज है, मौर्यकालीन समाज ये वर्ण व्यवस्था पर जो है आधारित था। वर्ण व्यवस्था में आप जानते हैं कि जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार आते हैं। और इसकी जानकारी का जो स्रोत है, ये मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में जो जानकारी का स्रोत है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका और अशोक के अभिलेख से जो हमको जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का जो है आधार माना, और साथ ही साथ यह भी कहा कि वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना राजा का जो है वो कर्तव्य है। ये जो है ये बताया गया किनके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा। थोड़ा सा देखें कि शूद्र के बारे में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। शूद्र जो है अर्थव्यवस्था के अनुसार जो है, अर्थशास्त्र के अनुसार जो है शूद्र की जो है जिक्र को देखें तो यहाँ पर हम देखें कि जो है इनको कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, इनसे आजीविका चलाने की अनुमति मिली है, जो कि पहले जो है नहीं थी। एक कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को सम्मिलित रूप से जो है वार्ता कहा जाता है, आगे भी हम लोग देखेंगे। अर्थशास्त्र में जो शूद्र है, शूद्र को आर्य कहा गया है, और इसको जो है शूद्रों को जो है म्लेच्छों से जो है भिन्न समझा गया है, और आर्य शूद्र को दास नहीं बनाया जा सकता, यह भी जो है अर्थशास्त्र में जिक्र है। जबकि म्लेच्छों को खरीद बिक्री की जो है इजाजत है, कि म्लेच्छ की खरीद बिक्री हो सकती है लेकिन कि दासों की खरीद बिक्री नहीं हो सकती। तो यहां से सवाल पूछा जाता है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज है। चलिए, उसके बाद हम लोग अगर देखने का प्रयास करें तो हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मणों को कुछ विशेषाधिकार थे, उनको जो है मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने 15 वर्णाश्रम जातियों का उल्लेख किया है, जैसे अंबस्ट, निषाद, पराशव, रथकार, छत्ता, वैदेहक, मागध, सूत, पुलसक, बैण, स्वपाक और चंडाल। ये जो है इस तरह का। उत्पत्ति कैसी हुई भाई इन मिश्र जातियों की? इनकी जो उत्पत्ति है वो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। आप जानते हैं कि अगर जो है उच्च जाति के पुरुष निम्न जाति के महिलाओं से जो है अगर विवाह कर ले तो उसको अनुलोम विवाह, और अगर निम्न जाति के पुरुष उच्च जाति के महिलाओं से विवाह कर ले उसको प्रतिलोम विवाह करते हैं। अगर आपने इस चीज को नहीं देखा है तो आप जो है वैदिक साहित्य वाले वीडियो में जाइए, आपको पूरी चीज जो है डिटेल से मिलेगा। चलिए, कौटिल्य ने चंडालों के अतिरिक्त अन्य सभी जो मिश्र जातियां उनको जो है शूद्र कहा है। तो सिर्फ चंडाल को माइनस कर दीजिए, बाद बाकी जो है जो भी मिश्र जातियां उनको जो है शूद्र कहा गया है कौटिल्य के द्वारा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का जो वर्णन है वो 7 जातियों में किया है। 7 जो है जातियां यहां पर कौन कौन से इस क्रम में याद रखेगा, यहां सब सवाल पूछा जाता। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ये 7 जातियां बताई गई है मेगास्थनीज के अनुसार। मेगास्थनीज में जो दार्शनिक का जिक्र है वो 2 भागों में बांटा है। एक जो है ब्राह्मण, दूसरा है श्रमण। और ब्राह्मण जो है, ये जो श्रमण है यहाँ पर, श्रमण जो है वानप्रस्थ आश्रम के सन्यासियों से मेल खाता हुआ दिखाई पड़ता है। और श्रमण को भी 2 भाग में बांटा है, एक ये सन्यासी वानप्रस्थ आश्रम से मिलता है, और दूसरा जो है आयुर्वेद में जो है कुशल थे। ये 2 भागों में बांटा गया है जो है श्रमण को। मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित ब्राह्मण
तथा श्रमण वानप्रस्थ आश्रम के सन्यासियों से अधिक मेल खाता है, जैन एवं बौद्ध श्रमणों से नहीं। तो दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जिस श्रमण की बात की गई है उसका जो है मिलान है, जो मेल खाता है कहाँ पर, वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित सन्यासियों से मेल खाता है, जैन और बौद्ध धर्म के श्रमणों से नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखें कि जो मेगास्थनीज ने जाति प्रथा पर भी प्रकाश डाला है, और वो लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता है, न वह अपनी व्यवसाय को दूसरी जाति के व्यवसाय में बदल सकता है। यह अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण दूसरी जो है जाति में शादी भी कर सकते हैं और अपना व्यवसाय भी बदल सकते हैं। ये कहा गया है मेगास्थनीज साहब के द्वारा, ये पूछा जाता है। चलिए धर्मशास्त्र में भी, अगर इनको जो है ये सपोर्ट करना, धर्मशास्त्र में भी जो है ब्राह्मणों को आपातकाल में क्षत्रिय एवं वैश्य के व्यवसाय को धारण करने की जो अनुमति दी गई है। चलिए और देखें कि जो ब्राह्मणों की जो वृत्ति बताई गई है मेगास्थनीज के अनुसार, वो क्या है कि ये जो यज्ञ, अंत्येष्टि क्रिया एवं अन्य धार्मिक कृत्य करते हैं और बदले में जो है बहुमूल्य दक्षिणा जो है पाते हैं, ये इनका जो है व्यवसाय बताया गया है इंडिका में मेगास्थनीज के द्वारा। हम लोग थोड़ा जो है महिलाओं की स्थिति देख लें। महिलाओं की स्थिति, यहां से काफी सवाल पूछे जाते हैं, बनते हैं। चलिए ये स्त्रियों की स्थिति देखें तो स्त्रियों की स्थिति जो है स्मृति काल की अपेक्षा जो है बेहतर बताई गई है। कहां पर? मौर्य काल में महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार था, नियोग प्रथा भी था। नियोग क्या है, ये सारा चीज आप जाके वहां पर देख सकते हैं, लेकिन जल्दी से बता दें, नियोग प्रथा, अगर किसी स्त्री की जो है अगर पति की मृत्यु हो गई है, उस स्थिति में उस महिला को यह अधिकार है, वो अपने देवर से जो है उस शारीरिक संबंध बना सकते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। डिटेल में जानने के लिए आप पहले वाली वीडियो में जाए, आप वहां जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा चीज जो है दिखाई पड़ जाएगा। तलाक प्रथा का भी जो हम प्रचलन था, किस किस तरह के बारे में लोगों ने क्या क्या चीज कहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सती प्रथा जो है, सती प्रथा के बारे में अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये मौन है, ये कुछ नहीं कहता। मतलब सती प्रथा के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो यूनानी लेखक है, यूनानी लेखक ने उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वहां पर सैनिकों की स्त्रियों का सती होने का जो उल्लेख किया है। मतलब पश्चिमोत्तर भारत में सती का उल्लेख करता है, लेकिन स्रोत क्या है, वो यूनानी लेखक है। भारतीय जो लेखक है उनके द्वारा इस तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। चलिए स्त्रियों की स्थिति देखें कि ये जो है पति की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य जो है नहीं कर सकती थी, और ये इनको जो है घर से बाहर जाने की भी आज़ादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। इनको जो है अनिष्कासनी कहा गया कौटिल्य साहब के द्वारा। वेश्यावृत्ति जो है समाज में जो है प्रचलित थी, और स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाले को जो है रूप जीवा कहा गया। यहां से सवाल पूछा जाता है। वेश्याओं की जो आमदनी और जो है उसकी संपत्ति पर राज्य का अधिकार था, और कोई वेश्या जो है मुक्त हो सकती थी राज्य के द्वारा। उनके ऊपर जो खर्च किया गया है उनका अगर 24 गुना उनके द्वारा अगर चुका दिया जाए तो वो जो है मुक्त हो सकती थी। इस तरह का प्रोविजन दिया गया है। कहां पर? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तलाक प्रथा के बारे में थोड़ा सा देख लें कि जो तलाक प्रथा है, तलाक प्रथा का प्रचलन था, और अगर बहुत समय तक कोई पुरुष विदेश में रहता है या उसके शरीर में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो पत्नी पति का जो है त्याग कर सकती है। एक पति द्वारा परित्यक्त पत्नी अगर उसको छोड़ दिया गया है तो पत्नी को जो है संबद्ध विच्छेद करने का अधिकार है। यह भी जिक्र है कहां पर? यह अर्थशास्त्र में। पत्नी के व्यभिचारिणी होने पर तथा उसके बांध्य होने पर जो है पुरुष को यह अधिकार है कि पुरुष उसका जो है त्याग कर सकता है। तो यह तलाक सिस्टम है, इसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। चलिए हम लोग देखें कि जो मेगास्थनीज का कथन है कि सभी भारतवासी समान हैं। थोड़ा दास प्रथा के बारे में देख लें, तब जो है मेगास्थनीज का चीज हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। दास प्रथा देखें तो मेगास्थनीज साहब और स्ट्रेबो और डायोडोरस के अनुसार जो ये इनका कहना कि भारत में जो दास नहीं होते। सामान्य तौर पे हम जानते हैं कि मेगास्थनीज के बारे में ऐसा कहा जाता है, लेकिन स्ट्रेबो और डायोडोरस भी इस तरह का विचार रखते हैं कि भारत में जो है दास नहीं होते। जबकि कौटिल्य साहब अर्थशास्त्र में जिक्र करते हैं कि भारत में 9 प्रकार के दास होते हैं। ये कौन है? उदरदास, मतलब जो जन्मजात दास हैं, दंड प्रणीत, दयागत, लब्ध कृत, गृहजात, मतलब जो घर में रहने वाला है,
और जो है आत्मविक्रय जिसने खुद को जो है बेच दिया है। अहितक, अहितक ये देखेंगे किस तरह का है। और जो है ध्वजाधृत, ये दास बताए गए हैं। और दास के दो प्रकार, एक अस्थाई और जो है एक अस्थाई। अस्थाई के सब दिन आपको दास के रूप में ही रहना, और अस्थाई क्या है कि कुछ दिन के बाद आपकी जो है दासता वो समाप्त हो सकती है। त्रिपिटक में चार प्रकार के दास बताए गए। हालांकि देखिए किसी किसी किताबों में 3 प्रकार दिया गया त्रिपिटक के बारे में, लेकिन आप जो है ज़्यादा बेहतर कि आप जो है त्रिपिटक के अनुसार जो है इसको 4 माने। एक दास है अहितक, हम लोगों ने देखा यहां पर एक दास है अहितक, ये अस्थाई प्रकार के हैं जो है कौटिल्य साहब जी ने इस तरह का वर्णन करते हैं। अब देखें कि जो है विदेशियों का जो है दास प्रथा के बारे में क्या कहना है। मेगस्थनीज साहब उनका कहना है कि सभी भारतवासी समान हैं और उनमें कोई दास नहीं है। ये कहना है किनका? मेगस्थनीज साहब का। कानून के अनुसार उनमें कोई भी किसी भी परिस्थितियों में दास नहीं हो सकता। ये डायोडोरस साहब का कहना है। इसी तरह से स्ट्रेबो को देखें, उनका क्या कहना है कि भारतीयों में किसी ने अपनी सेवा में दास नहीं रखा है। स्ट्रेबो साहब का कहना है। और स्ट्रेबो साहब यह भी कहते हैं कि चूंकि उनके पास दास नहीं है, अतः उन्हें बच्चों की अधिक आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता पड़ती है। ये किनका कहना है? ये भी स्ट्रेबो महोदय का कहना है। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है, खासतौर से पीसीएस एग्जामों में, और जो है खासतौर से नेट एग्जामों में भी। चलिए, नगरों में नट, नर्तक, गायक, वादक, मदारी, रस्सी पर नाचने वाले अपनी जो है कला का प्रदर्शन करते थे। इन कलाकारों का गांव में प्रवेश जो है निषेध था, किंतु इन पर जो है शहरों में प्रवेश की अनुमति, शहरों में प्रवेश की अनुमति इन कलाकारों को, लेकिन गांवों में प्रवेश की जो है अनुमति नहीं थी। बिहार यात्रा में जो है मृगया और सूरापान की प्रधानता, मतलब मांस मछली और जो है शराब पान का जो है यहाँ पर था। कहाँ पर? बिहार यात्रा में। पवहन एक प्रकार का सामूहिक समारोह था जिसमें जो है भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थ जो है उनका प्रयोग किया जाता था। ब्राह्मणों को राज्य द्वारा दी गई कर मुक्त भूमि को ब्रह्मदेय कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार यहां से सवाल पूछे जाते हैं। मेगस्थनीज ने मंडिन और सिकंदर के बीच जो वार्तालाप है का विवरण दिया है, उससे मौर्यकालीन ब्राह्मण ऋषियों की जीवनचर्या पर प्रकाश पड़ता है। ये मेगस्थनीज का इस तरह का जो है जिक्र है। चलिए, उसके बाद जो है हम लोग अब जो है आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे, और आर्थिक स्थिति के में देखेंगे कि किस तरह की अर्थव्यवस्था जो है मौर्यकालीन जो है समय में थी। तो चलिए, हम लोग जो है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को देखने का प्रयास करते हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था क्या है कि राज्य की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि, पशुपालन और जो है वाणिज्य व्यापार पर आधारित थे, और सम्मिलित रूप से इसको वार्ता कहा जाता था। इसको दिमाग में रख लीजिए, यहां से लगातार पूछा जाता है। वार्ता अर्थात वृत्ति, एक यहां पर बना दिया आपका। वार्ता में क्या कहता है? कृषि, पशुपालन और व्यापार। चलिए, उसके बाद हम लोग देखें, उसके बाद हम लोग भूमि का प्रकार देखने का प्रयास करते हैं। भूमि का प्रकार स्वामित्व के आधार पर जो भूमि का प्रकार, मतलब मालिकाना हक के आधार पर कि भूमि का मालिक कौन है, उसके आधार पर अगर हम देखें तो भूमि के 2 प्रकार हैं। एक राजकीय भूमि जिसको सीता भूमि भी कहा गया, और दूसरा जो है निजी भूमि जो है। एक जो राजकीय भूमि है, इसकी जो व्यवस्था है वो सीताध्यक्ष के द्वारा जो है किया जाता था, और इस भूमि पर जो आय होती थी उसको सीता कहा गया है कौटिल्य साहब के द्वारा। इस भूमि पर दासों, कर्मकारों एवं बंदियों की सहायता से जो है सीताध्यक्ष खेती करवाते थे। निजी भूमि पर भूकर 1/6 से 1/4 तक जो है लिया जाता था, और निजी भूमि का जो है क्रय विक्रय का भी उनके मालिक को यह अधिकार था। जिस भूमि का कोई मालिक नहीं होता था उसका स्वामी जो है राजा जो है माना जाता था, राजा होता था। इस तरह का जो जिक्र है अर्थशास्त्र में हमको देखने को मिलता है। समाहर्ता नामक अधिकारी गोप एवं स्थानीय की सहायता से जो है कर संग्रह का कार्य करते थे निजी भूमि पर। एक चीज देखिए बता रहे हैं, सबसे नीचे गोप, उसके ऊपर स्थानिक और उसके ऊपर समाहर्ता। तो जो है समाहर्ता गोप एवं स्थानिक की मदद से क्या करते थे, जो है भूमि कर इकट्ठा करते थे। राज्य की ओर से सिंचाई कर की भी जो है समुचित प्रबंध करने की व्यवस्था थी, जिसको जो सेतुबंध कहा गया। यहां से सवाल पूछा जाता है, दिमाग में रखिए। उसके बाद हम लोग देखें कि ये तालाब, कुआं, झील में जैसे सुदर्शन झील का प्रकरण आपको याद होगा जो सौराष्ट्र प्रदेश में था, और जिनको सर्वप्रथम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है राज्यपाल, वो उनके द्वारा जो है उनका निर्माण करवाया गया था। किस तरह से आप लोग उसको जो है वो पहले वाले वीडियो में इसको देख सकते हैं। सिंचाई के लिए अलग से सिंचाई कर लगता था, जिसकी दर उपज का 1/3 भाग से 1 जो है
1/3 से 1/5 भाग तक जो हुआ करता था। भूमि कर, सिंचाई कर को अगर जोड़ दें भूमि कर और सिंचाई कर, तो ये कम से कम 50% लगभग आधा भाग भूमि कर हो जाता था। मेगास्थनीज ने भारत में अकाल नहीं पड़ने का जिक्र किया है, विवादास्पद चीज है, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भारत में अकाल पड़ते थे और उस समय राजा द्वारा जनता की भलाई का कार्य किया जाता था। ये जिक्र है अर्थशास्त्र में। चंद्रगुप्त के मौर्य के समय अगर आपको याद होगा तो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। ये चर्चा हमको देखने को मिलती है जैन अनुश्रुति में, जिसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण चले गए थे श्रवणबेलगोला, और वहीं पर सल्लेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। सहगौरा चंद्रगुप्त के समय का ही सहगौरा एवं महास्थान अभिलेख है, इसमें दुर्भिक्ष के अवसर पर राज्य द्वारा राज्य कोष्ठागार से अनाज वितरण का विवरण उपलब्ध है। तो ये अभिलेखित साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहां पर मेगास्थनीज का आकलन शायद गलत है। उसके बाद हम लोग देखें कि भूमि की प्रकृति के आधार पर भूमि का प्रकाश हम लोग देखने का प्रयास करें। ये कौटिल्य साहब ने दिया। एक है कृष्ट भूमि, जिसमें जुती हुई भूमि, मतलब जिसमें खेती होती। एक अकृष्ट भूमि, बिना जुती हुई लेकिन उसमें खेती हो सकती है। और एक स्थल भूमि, ये ऊंची भूमि है, ये पठार टाइप की भूमि है यहां पर। चलिए 3 प्रकार बताए गए हैं। ये प्रकृति के आधार पर किनके द्वारा? कौटिल्य साहब के द्वारा। अदेव मात्रिक भूमि, जिसमें बिना वर्षा से भी अच्छी खेती हो सकती है, इनको अदेव मात्रिक भूमि कहा गया। ये सैकड़ों बार ये सवाल पूछा गया है। देखिए, क्षेत्रक कहा गया है भूस्वामी को, उपवास कहा गया है काश्तकार को, बलि कहा गया है धार्मिक कर को, भाग कहा गया है भूमि कर को, और हिरण्य हिरण्य वह कर था जो अनाज के रूप में नहीं लेकिन नगद रूप में लिया जाता था। ये एक प्रकार का क्या था? भूमि कर ही था, लेकिन ये नगद में देने का जो भूमि कर था, उस तरह का चीज। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में 2 बार वर्षा होती थी, फलतः 2 बार यहाँ पर फसल कटता था, फसल काटे जाते थे। मेगास्थनीज के अनुसार एक चीज और देखें कि मेगास्थनीज के अनुसार शत्रु अपनी भूमि पर काम करते हुए किसी को हानि नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि इस वर्ग मतलब किसान, इस वर्ग के लोग सर्वसाधारण द्वारा हितकर माने जाते थे। मतलब दुश्मन भी किसान के खेत को हानि नहीं पहुंचाते थे। मेगास्थनीज साहब का कहना बड़ी बात है। मेगास्थनीज, एरियन एवं स्ट्रेबो इत्यादि यूनानी लेखकों के अनुसार सारी भूमि राजा की होती है। यह भी विवादास्पद बात है। क्यों कि हम लोग देखें कि कौटिल्य साहब कहते हैं कि भूमि 2 प्रकार की, एक राज्य की भूमि, एक निजी भूमि, लेकिन ये कहते हैं कि सारी भूमि किसकी होती है? राजा की भूमि की ही होती है, राजा की ही होती है। और किसानों को इस पर 1/4 भाग लगान देना पड़ता है। ये कहना था किनका? मेगास्थनीज, एरियन और स्ट्रेबो, साथ ही साथ और यूनानी लेखक हैं। वनों के प्रकार देखें, वन 2 प्रकार के, एक हस्ती वन जहां से हाथी प्राप्त होता था, दूसरे द्रव्य वन जहां से लकड़ी, लोहा एवं तांबा ये प्राप्त होता था। और जंगलों के ऊपर राज्य का एकाधिकार था, जंगल राज्य की संपत्ति थी। चलिए, वन्य सामग्री को राज्य कोष्ठागार में पहुंचाई जाती थी, वन्य सामग्री जैसे लकड़ी, लोहा, तांबा, जो भी चीज, और राज्य के कारखाने में इससे वस्तु निर्मित करवाई जाती। निर्मित वस्तु को पन्नी कहा जाता था। और जो पन्याध्यक्ष है, पन्याध्यक्ष के नियंत्रण में बाजार में इसको बेचा जाता था, किसको? निर्मित वस्तु को। अर्थशास्त्र के अनुसार काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग, मालवा ये सूती वस्त्र के लिए विख्यात थे। साथ ही साथ काशी एवं पुंड्र रेशमी वस्त्र के लिए भी फेमस था। बंग मलमल के लिए विश्व प्रसिद्ध केंद्र था बंग। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय वस्त्रों की बड़ी प्रशंसा की। मेगास्थनीज ने भारतीय वस्त्रों की बड़ी प्रशंसा। और कुछ उद्योगों को देख लें हम लोग। चलिए, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से लगातार सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ करना चाहिए। चलिए, ये न्यारकर साहब लिखते हैं कि भारतीय श्वेत जूते पहनते हैं, जो कि अति सुंदर होता है। देखिए, श्वेत जूते का जिक्र आया किनके द्वारा? न्यारकर के द्वारा। एरियन साहब का कहना है कि समृद्ध परिवारों के द्वारा हाथी दांत के कर्णाभूषण इस्तेमाल किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। कुंभकारी उन्नत स्थिति में था, परंतु कौटिल्य कुंभकारी
कुंभकार श्रेणी का उल्लेख नहीं करता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह का चीज जो है पूछा जाता है एग्जाम में। पत्थर तराशने का उद्योग जो उन्नत अवस्था में, हम लोग जो है अशोक स्तंभ से जो है ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। और स्मिथ साहब का पत्थर के उद्योग के बारे में कहना कि पत्थर को चमकाने की कला ऐसे पूर्णता तक पहुंच गई थी कि इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जा सकती है। मतलब साफ है कि जो है कि प्राचीन काल में इस तरह का जो है उद्योग की जो है पत्थर चमकाने उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो आधुनिक समय में सोचा जा सकता है, लेकिन जो है अशोक के समय में इस तरह का चीज था, खासतौर से अशोक स्तंभ के संदर्भ में। यह स्मिथ साहब का कहना। कार्टियस के अनुसार मालव जन ने श्वेत लोहे की मुद्रा सिकंदर को भेंट की थी। मतलब श्वेत लोहा यह उत्तम प्रकृति की थी, कहीं ना कहीं जो ये स्टील जो है उससे जो है साम्य खाता है। सिक्कों के प्रकार को देख लें। सिक्का जो है ये अर्थशास्त्र के अनुसार कौन कौन से, स्वर्ण सोने के सिक्के थे, करसापण या पण ये तांबा और चांदी का सिक्का होता था, मासक तांबे का, सतनाम तांबे का, और काकनी जो है ये भी तांबे का सिक्का होता था। मुद्रा जारी करने का जो अधिकार था वो लक्षणाध्यक्ष का एवं जो है सवर्णिक का। देखिए अध्यक्ष तो होता था लक्षणाध्यक्ष, लेकिन अगर एक टकसाल है तो एक टकसाल का जो है अध्यक्ष प्रभारी होता था कौन, वो होता था सवर्णिक। स्वतंत्र रूप से सिक्का ढालने वालों को राज्य को 13.5% ब्याज रूपी का एवं परीक्षण के रूप में जो है शुल्क देना पड़ता था। शिल्पी के दो प्रकार थे, एक राजकीय शिल्पी, एक स्वतंत्र शिल्पी। मेगास्थनीज के अनुसार जो कवच निर्माण है, जलपोत निर्माण में, इसके ऊपर राज्य का एकाधिकार था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनॉमी मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। यह सड़क की देखरेख करता था और 10 स्टेडिया, 5 स्टेडिया बराबर 1 किलोमीटर, 10 स्टेडिया का क्या मतलब हुआ 2 किलोमीटर, 10 स्टेडिया की दूरी पर एक स्तंभ जो है खड़ा करता था कौन, एग्रोनॉमी। कौटिल्य ने हिमालय की ओर जाने वाली मार्ग की अपेक्षा दक्षिण मार्ग को तुलनात्मक रूप से अधिक जो है लाभप्रद माना है, क्योंकि यहां पर मुक्ता, मणि, हीरा, सोना, शंख आदि यहां से जो है प्राप्त होते थे। चलिए, कौटिल्य ने स्थलीय मार्ग को व्यापार की स्थल मार्गी व्यापार की अपेक्षा, कौटिल्य ने स्थल मार्गी व्यापार की अपेक्षा नदी मार्ग से व्यापार अधिक जो है सुरक्षित बताया। देखिए दक्षिणी मार्ग को अधिक लाभदायक और जो है नदी मार्ग को अधिक सुरक्षित माना गया है कौटिल्य साहब के द्वारा, क्योंकि यहाँ चोर डाकू के जो भय है वो अपेक्षाकृत जो है वो कम थे या उससे ये मुक्त थे। लेकिन नदियों का जो व्यापार है वो अस्थायी प्रकृति का था। खतरों और कठिनाइयों के कारण व्यापारी जो है काफिलों में चलते थे और संगठित होकर चलते, तो व्यापारी के काफिले को जो सार्थबा जो है कहा जाता था। मार्ग में व्यापारियों को नुकसान की भरपाई राज्य द्वारा की जाती थी, बदले में इनसे जो है बहुत शुल्क भी लिया जाता था। शिल्पियों और व्यापारियों पर राज्य का नियंत्रण था। व्यापारियों को आदेश था कि पुराना माल संस्थाध्यक्ष की आज्ञा के बिना, अनुमति के बिना न तो बेचा जा सकता है और न ही जो है बंधक रखा जा सकता है। अगर आपको इस तरह का काम करना है तो आपको संस्थाध्यक्ष से इसकी जो अनुमति लेनी होगी। लाभ का जो दर है वो निश्चित था, ऐसा नहीं कि आप मनमाना लाभ लेंगे। देशज वस्तुओं पर बिक्री कर जो है 4% और आयातित वस्तुओं पर जो है बिक्री कर जो है वो 10% लिया जाता था। और मेगास्थनीज साहब का कहना है कि बिक्री कर न देने वाले को जो है मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। पश्चिमी तट पर जो है प्रमुख बंदरगाह सोपारा और पूर्वी तट पर प्रमुख बंदरगाह जो है ताम्रलिप्ति। मौर्य काल में भारत और मिस्र के बीच होने वाले व्यापार को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने बर्निस नामक बंदरगाह का जो है ये लाल सागर है वहां पर इसको स्थापित किया। और द्रोण जो है अनाज के लिए एक माप था। तो हम लोग जो है इस तरह से जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं या जहां से सवाल पूछे गए उसको हम लोगों ने डील किया। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आप लाभान्वित हो रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मित्रों में शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।